आइए इस अंक में हम लोग वर्ग 10 के विज्ञान की विभिन्न पाठ या चैप्टर से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न देखिए है कि विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है यह ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मतलब यह है कि जब विद्युत धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित होती है परिपथ से, तो फ्यूज एक निश्चित अनुमतांक से अधिक जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है और फ्यूज गल जाता है। इस प्रकार साधित्र को कोई क्षति नहीं पहुंचता है। तो यहाँ इसका उत्तर होगा कि यह विद्युत फ्यूज ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करेगा। दूसरा प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन जैसा निष्क्रिय गैस भरी होती है, ताकि जो फिलामेंट है उसका किसी प्रकार का मतलब ऑक्सीकरण न हो या क्षति न पहुँचे, तो उसमें निष्क्रिय गैस ही भरी रहती है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा का गुण क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा का गुण होता है कि यह चालक पर बल उत्पन्न करता है। चालक पर यह बल उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब होगा कि ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो रहा है। अगर ईंधन का पूर्ण दहन होता है तो धुआं उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात ईंधन को जब प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धि होती है, आपूर्ति होती है, तो उसमें जो ईंधन का दहन होता है तो उसके द्वारा धुआं उत्पन्न नहीं होता है। और अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होगी तो पूर्ण दहन नहीं होगा, अपूर्ण दहन होगा, परिणाम स्वरूप धुआं उत्पन्न होगा। तो ये बर्तन की पिंडी तली काली होती है, काली हो जाती है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा कि ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस जो है हाइड्रोकार्बन के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करती है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस जो है हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। इस अभिक्रिया में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। तो क्लोरीन जो है एल्केन श्रेणी के जो यौगिक हैं उसमें से हाइड्रोजन परमाणु को बारी बारी से प्रतिस्थापित करता है और पहले एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके एक परमाणु क्लोरीन का उस पर जुड़ता है। इसके बाद फिर धीरे धीरे दो क्लोरीन परमाणु जुड़ जाता है, दो हाइड्रोजन के परमाणु विस्थापित हो जाते हैं, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है क्लोरीन के द्वारा। इस प्रकार क्लोरीन बारी बारी से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर अपने उस जगह जुड़ जाता है और नया यौगिक का निर्माण करता है। तो इस प्रकार यह प्रतिस्थापन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावयव संभव हैं। तो देखिए पेंटेन के 3 संरचनात्मक समावयव संभव होते हैं। तो इसमें से जैसे नाम उनका होता है, एक का नॉर्मल पेंटेन, दूसरा का आइसोपेंटेन, तीसरा का नियोपेंटेन। तो इस प्रकार
3 संरचनात्मक समवयव इसके संभव हैं। इसी प्रकार ब्यूटेन का होता है तो ब्यूटेन का 2 संरचनात्मक समवयव संभव होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो ये समवयव में ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता के जनक कौन हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा गया है, जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो मनुष्य में पुरुष का Y तथा स्त्री का X गुणसूत्र के मिलने से बालक अर्थात नर शिशु का जन्म होता है। तो ये जो बालक या बालिका का जन्म होता है तो ये लिंग गुणसूत्र के मिलने से ऐसा होता है। तो चूंकि पुरुष में लिंग गुणसूत्र जो होता है उसमें X और Y 2 गुणसूत्र होते हैं, जबकि स्त्री में तो X गुणसूत्र ही होते हैं। अतः यह पुरुष पर डिपेंड करता है कि जो संतान होगी वह बालक होगा या बालिका होगी। तो पुरुष का Y गुणसूत्र स्त्री का किसी भी गुणसूत्र से मिले तो चूंकि स्त्री में तो दोनों गुणसूत्र X ही होते हैं, अतः किसी भी गुणसूत्र से मिलता है तो बालक का जन्म होगा। अगर पुरुष का Y गुणसूत्र जुड़ता है तब, और नहीं तो पुरुष का X गुणसूत्र स्त्री के गुणसूत्र से जुड़ेगा तो बालिका का जन्म होगा। अगला प्रश्न है कि क्या हुआ जब मेंडल ने मटर के पौधे के 2 लक्षण लंबाई और बौनापन के बीच संकरण कराया। मतलब मेंडल ने जब 2 गुण को लेकर के 2 लक्षण को लेकर के मटर के 2 लक्षण को लेकर के संकरण कराया पौधों के बीच, तब क्या हुआ? तो मेंडल ने जब पौधों के 2 लक्षण के बीच संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण अर्थात लंबाई के लक्षण ही दिखाई देते हैं। मतलब ये जो 2 लक्षण लंबाई और बौनापन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जब संकरण कराया तो उन्होंने पाया कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हैं। तो लंबाई वाला गुण प्रभावी गुण होता है, तो यह इसी का प्रभाव होता है F1 पीढ़ी में, यही प्रभाविता का नियम भी है। तो F1 पीढ़ी में लंबाई का लक्षण ही दिखाई दिया, तो प्रभावी गुण या प्रभावी लक्षण यही है और यही F1 पीढ़ी में दिखाई देता है। तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपाय का नाम लिखिए। तो विद्युत परिपथ में साधित्रों में 2 सुरक्षा उपाय ये हैं कि उन्हें या तो विद्युत फ्यूज से जोड़ दिया जाता है और नहीं तो उनका अर्थिंग किया जाता है, अर्थिंग से उनको जोड़ा जाता है। तो विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है और भू संपर्कन अर्थिंग भी एक सुरक्षा युक्ति है। तो इस प्रकार से के सुरक्षा युक्ति को अपनाकर जो साधित्र हैं उनको क्षतिग्रस्त होने से बचा लिया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो वर्ग 10 के विज्ञान से संबंधित थे। तो अगर इसको आप समझे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।